एक बार फिर से आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर स्वागत है। सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी कैंडिडेट का आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल भर्ती का 18 सितंबर को ऑनलाइन सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन होने वाला है। और इस एग्जामिनेशन से पहले हम अपने इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज प्रोवाइड आप लोगों को करवा रहे हैं, जीके और जीएस की सीरीज, जिसका आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 7। और ये आपको रोजाना लाइव मॉक टेस्ट के रूप में सुबह 10 बजे आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो इसीलिए रोज आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिएगा जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर आप इस मॉक टेस्ट को लगाते हैं तो इस मॉक टेस्ट में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन आपका टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। तो टीसीएस के द्वारा अभी तक जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चनों को भी हमने इस पूरी सीरीज में इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपने इसके पिछले जो कुल आपके 6 वीडियो आ चुके हैं उनको नहीं देखा हुआ है, तो इसी वीडियो के आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाइएगा, वहां पर आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप लोग उन पर क्लिक करके उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग इसको नहीं देख पा रहे हैं तो सुबह 10 बजे आपको रोजाना एक क्लास मिलती है, इसको आप लोग ज्वाइन सुबह 10 बजे कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग दोपहर के 3 बजे के बाद आप लोग देख सकते हैं कि 3 बजे ही आपका जो हिंदी का मॉक टेस्ट है वो भी आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल के लिए चल रहा है, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दिन में 2 क्लासेस चल रही हैं, एक जीके और जीएस की और दूसरी आपकी हिंदी की। जीके जीएस की सुबह 10 बजे और हिंदी की आपको 3 बजे मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आज का जो पार्ट नंबर 7 है इसको स्टार्ट करते हैं। और जो भी आप लोग स्कोर आज के इस मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमको एक ऐसी ऊर्जा मिल सके, हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है, जो लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए ला सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है किस राज्य के मंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री करिएगा और यहाँ पर करिएगा 3 नए संभाग, करिएगा 3 नए संभाग। यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने अपने राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राजस्थान आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर राजस्थान की वर्तमान स्थिति देखें तो यहाँ पर 50 जिले हो चुके हैं और कुल 10 संभाग यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के मॉक टेस्ट में हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय चुनाव की प्रणाली ली गई है वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको भी इंक्लूड किया हुआ है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आर्टिकल नंबर आपके 36 से लेकर आपके 51 तक यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, लिखा हुआ है ब्रिटिश। तो इंग्लैंड के संविधान से हमने नागरिकता का जो प्रस्ताव है वो लिया हुआ है। और नागरिकता की अगर बात की जाए तो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक इनका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हुए हैं, और मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आपके 35 तक आपके मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई संविधान की, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने सूचियां ली हुई हैं, यानी कि तीनों सूची, राज्य सूची, संघ सूची और आपकी जो संयुक्त सूची है वो मैंने यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर सूचियों की बात करें तो वर्तमान में सूचियों की संख्या है आपकी 12, और जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब सूचियों की संख्या थी आपकी 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है
भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए व्हीलर आइलैंड, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी हासन, ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग जो केंद्र बनाया गया है वो बनाया गया है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी है सिकंदर लोधी। तो दिल्ली का सुल्तान जो था वो आपका था, यहाँ पर देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक, यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही आपकी सिंचाई प्रणाली है उसको बेहतर किया गया था। अब यहाँ पर बात आई है फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा था तो सन 351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा हुआ था और 388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इससे 2-3 पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगवाया हुआ था और फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है उसको कहा जाता है फतुहात ए फिरोज शाही। क्या कहा जाता है? फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए राफल किंच, ऑप्शन बी पीटरा डेला वेला, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी है विलियम हॉकिंस। तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के द्वारा जो राजदूत भेजा गया था वो भेजा गया था विलियम हॉकिंस को। किसको भेजा गया था? विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस की बात की जाए तो विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए हुए थे और इसके बाद सन 1614 ईस्वी में थॉमस रो भी भारत आए हुए थे। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है जहांगीर की, तो जहांगीर से थोड़े पॉइंट हम आप लोग देख लेते हैं। जहांगीर 1605 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठे हुए थे, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे। 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका वास्तविक नाम जानते हैं तो वो सलीम हो जाएगा और जहांगीर के द्वारा ही न्याय की जंजीर को आगरा में लगवाया गया था। अगर आपसे पूछे कि न्याय की जो जंजीर जहांगीर के द्वारा लगवाई गई थी इसमें कुल घंटियों की संख्या कितनी थी? तो वो हो जाएगी 60। कितनी हो जाएगी? 60। ये भी आपको याद रखना होगा। और जहांगीर के ही शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी ये आपकी थी टॉप पर, यानी कि अगर आपसे पूछे कि मुगल चित्रकला किस शासन काल में आपकी सर्वाधिक प्रचलित थी, सर्वाधिक टॉप पर थी, तो वो हो जाएगा आपके जहांगीर के समय में। ठीक है, वहीं कश्मीर का जो शालीमार बाग है वो भी जहांगीर ने ही बनवाया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है? ऑप्शन ए पर्णपाती वन, ऑप्शन बी विश्ववती वर्षा वन, ऑप्शन सी लिखा हुआ है आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन डी है उपोष्ण मिश्रित वन। तो बात आई है अमेजन वर्षा वन की। तो अमेजन वर्षा वन जो है ये आपके पाए जाते हैं उपोष्ण मिश्रित वन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इनको जो कहा जाता है वो यहाँ पर कहा जाता है उष्णकटिबंधीय यहाँ पर वन। अगर उष्णकटिबंधीय होता तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अब यहाँ पर बात आई है अमेजन वर्षा वन की। तो अमेजन वर्षा वन जो है ये जो पड़ते हैं ये आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं। कुल 9 देश की सीमा अमेजन वर्षा वन से लगती है और अमेजन वर्षा वन को ही पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अगर पूछे अमेजन वर्षा वन सर्वाधिक किस देश की सीमा से लगते हैं तो ब्राजील की सीमा से लगते हैं और इसके बाद पेरू की सीमा से दूसरे नंबर पर लगते हैं और कुल 9 देशों की सीमा आपके अमेजन से लगती है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो एंटी टैंक मिसाइल की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी नाग। कौन सी हो जाएगी? नाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम आयन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी है फास्फोरस।
तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जिसको O3 भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये मॉक टेस्ट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो उन कैंडिडेट के पास में एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी इसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर लोधी वंश का अंत किया हुआ था। अब यहाँ पर बात आई है पानीपत की लड़ाई की, तो जान लेते हैं पानीपत की जो तीनों लड़ाइयाँ हुई हैं इनको एक बार हम देख लेते हैं। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई होती है ये होती है 21 अप्रैल 1556 को। कब होती है? 21 अप्रैल, यहाँ पर देख लेते हैं, तो 21 अप्रैल 1556 को होती है। और ये आपकी लड़ाई बाबर और लोधी जो वंश के शासक थे इब्राहिम लोधी इनके बीच में होती है, जिसमें बाबर विजयी होते हैं। ठीक है, इसके बाद पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होती है, और इसमें अकबर और हेमू के मध्य में ये लड़ाई होती है, जिसमें अकबर इस युद्ध को जीत जाते हैं। इसके बाद पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है ये आपकी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होती है, और ये लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हो जाता है। तो इस प्रकार से पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद रखने होंगे। यहाँ से पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। शायद ये हमने क्वेश्चन कर लिया है तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो पीएम किसान सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है हाल ही में चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए PSLV C11, ऑप्शन नंबर बी है GSLV MK3, ऑप्शन नंबर सी PSLV C25, ऑप्शन नंबर डी है LBM3 M4। तो हाल ही में चंद्रयान 3 जो रॉकेट से लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम है LBM3 M4, और चंद्रयान 3 यहाँ पर सफलतापूर्वक आपका जो लैंड है वो हो चुका है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अगर किसी देश के द्वारा जो कोई भी यान वहां पर पहली बार लैंड करवाया गया है तो ऐसा देश है पहला भारत। इससे पहले दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी यान को कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं कर पाई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लिखा हुआ PSLV C11। तो आपका चंद्रयान जो फर्स्ट था वो आपका PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी GSLV MK3 M1 इससे लॉन्च हुआ था आपका चंद्रयान सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी PSLV C25, तो PSLV C25 से आपका जो मंगलयान मिशन है इससे लॉन्च होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कह रहा है वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए फागू चौहान, ऑप्शन बी गुरमीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद आरिफ, ऑप्शन नंबर डी है मनोज सिन्हा। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लिखा हुआ फागू चौहान। तो फागू चौहान वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर बी गुरमीत सिंह, तो गुरमीत सिंह यहाँ पर उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये भी राज्यपाल आपको याद रखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राजगृह, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है पाटलिपुत्र।
तो यहाँ पर बात की गई है बौद्ध संगीतों की। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध संगीति कितनी हुई है और कहाँ पर हुई है, किस जगह पर हुई है, इनको देखेंगे। बाद में इसका आंसर हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात की जाए प्रथम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है ये सन 483 ईसा पूर्व में होती है, राजगृह में होती है, अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। किसके अध्यक्षता में होती है, तो महाकश्यप के अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, ये 383 ईसा पूर्व में होती है, वैशाली नगर में होती है, आपके काला अशोक के शासनकाल में होती है और इसके अध्यक्ष बना जाते हैं सबा कामी। ठीक है। इसके बाद आपकी जो तृतीय बौद्ध संगीति होती है ये 255 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र जगह पर होती है और अशोक के शासनकाल में होती है और किसी अध्यक्षता में अगर पूछ ले तो मोगली पुत्र की अध्यक्षता में आपकी तृतीय बौद्ध संगीति आपकी करवाई जाती है। इसके बाद चौथी जो बौद्ध संगीति होती है ये आपकी 100 ईस्वी में होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है और कनिष्क के शासनकाल में ये बौद्ध संगीति आयोजित होती है। पूछ ले किसके अध्यक्षता में होती है, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वसुमित्र। तो इस प्रकार से सभी बौद्ध संगीतियां आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति की बात की गई है, तो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ये आयोजित की जाती है और अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। कह रहा है विटामिन सी निम्न में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गाजर, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी नींबू, ऑप्शन नंबर डी है केला। यानी कि पूछा गया है जो आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो विटामिन सी की अगर बात की जाए तो प्रायः विटामिन सी जो होता है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो नींबू हो जाएगा। नींबू में सर्वाधिक मात्रा में आपकी विटामिन सी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक निम्न में कौन थे। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश की जो स्थापना होती है वो 1206 ईस्वी में होती है और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश आपका बना रहता है। 1206 ईस्वी में ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना होती है। ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। जब ऐबक गुलाम वंश की स्थापना कर देता है तो अपनी जो राजधानी बनाता है वो बनाता है लाहौर। कहाँ पर बनाता है, लाहौर। ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पर ऐबक की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद आराम शाह सन 1211 ईस्वी में गद्दी पर आता है। आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश यहाँ पर गद्दी पर बैठ जाता है और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने ही एकता प्रणाली को अपनाया हुआ था और इसी ने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए हुए थे और इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से इतने सारे पॉइंट आपको इल्तुतमिश से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। और जब आपका बलबन गद्दी पर आता है तो बलबन जो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की गई थी इसको बलबन के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है और इसी बलबन ने उलूग खां की उपाधि भी ले रखी थी और इसके साथ साथ लौह एवं रक्त की अगर नीति पूछ ले तो वो बलबन के द्वारा डाली गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है। कह रहा है विंबलडन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी कबड्डी, ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी है बैडमिंटन। तो बात यहाँ पर की गई है विंबलडन कप की। तो विंबलडन कप की बात की जाए तो ये 1877 ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन शहर से स्टार्ट होता है और अगर ग्रैंड स्लैम की बात की जाए तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो आपका है विंबलडन कप।
ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। 1877 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है आपके इंग्लैंड के लंदन शहर में। ठीक है, इसके बाद एक आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। 2023 का भी विंबलडन कप समाप्त हो चुका है और इस विंबलडन कप को जो जीता हुआ है मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविच ने जीता हुआ है। नोवाक जोकोविच का ये कुल 24वां ग्रैंड स्लैम है। और इसके बाद फीमेल कैटेगरी में इसको कोको गॉफ ने जीता हुआ है और कोको गॉफ जो है वो अमेरिका की यहाँ पर फीमेल आपके टेबल टेनिस की प्लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई थी विंबलडन कप की, तो विंबलडन कप का टेबल टेनिस से संबंध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी जान मथाई, ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सरदार बलदेव सिंह प्रथम आपके रक्षा मंत्री थे, प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जॉन मथाई लिखा हुआ है तो प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई बनाए गए थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है जादू टोना टोटका निम्न में किस वेद में संकलित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद। जो जादू टोना टोटका की बात की जाए तो वो जो सम्मिलित है वो है अथर्ववेद में। किसमें है? अथर्ववेद में। अब यहाँ पर बात की गई है वेदों की, तो चारों वेदों के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल संकलित हैं और इसके साथ साथ 1028 सूक्तियां भी आपके ऋग्वेद में संकलित हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है सामवेद। तो सामवेद की अगर बात की जाए तो सामवेद में संगीत की जो है वो स्थापना है, संगीत का इसमें संकलन मिलता है। सामवेद में कुल रचनाओं की संख्या पूछ ले तो वो हो जाएगी 1549। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी देख लेते हैं, लिखा हुआ है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आपका हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद और एक आपका हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी के बारे में हमने आपको बता दिया है, सबसे पुराना वेद है और जादू टोना टोटका इसी अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी समुद्री रेखा निम्न में किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो दूसरी सबसे बड़ी समुद्री रेखा जो है वो है आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, दूसरी यहाँ पर पूछा गया है ना कि पहली। पहली पूछता तब आपका गुजरात हो जाता, लेकिन यहाँ पर दूसरी पूछी गई है तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। तो आपको याद क्या रखना, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से जो तीनों बड़ी आपकी समुद्री रेखाएं उनको याद रख सकते हैं। सबसे बड़ी गुजरात की, दूसरे नंबर की आंध्र प्रदेश की, तीसरे नंबर की तमिलनाडु की। ठीक है, तो इस प्रकार से गेट के ट्रिक के माध्यम से तीन बड़े जो समुद्री रेखाओं की सीमा है उनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के कुल हमने 20 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करूंगा आज का जो मॉक टेस्ट है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने इससे पूरे 20 क्वेश्चन में कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसका स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मॉक टेस्ट आपको पसंद आया है तो मॉक टेस्ट को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में आपके नेक्स्ट 8 नंबर मॉक टेस्ट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।